आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर इन्फोसिस का शेयर प्राइस चार्ट लगा हुआ है। 19 तारीख ये वीडियो रात को बना रहा हूं। कल यानी कि मंडे को 18 तारीख को इन्फोसिस का शेयर क्रैश हुआ था। 2020 के बाद से ये इन्फोसिस में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट थी। ये इन्फोसिस का शेयर क्रैश क्यों हुआ और हमने क्या इससे डरना चाहिए, यही मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ अपडेट्स देना चाहूंगा। दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर अभी भी जारी है। 50 दिन से भी ज्यादा हो गए हैं और रशिया के ऊपर बहुत सारे पाबंदियां लगा दी गई है। बोले तो कड़ी पाबंदी लगा दी गई है। रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण और भी तेज कर दिया है और इटली ने भी बोला है वो रशिया पर नई पाबंदी लगाएगा। देखने वाली बात यह है दोस्तों, रशिया इतना शक्तिशाली होने के बावजूद यूक्रेन पर पूर्ण रूप से कब्जा नहीं कर पाया है। या हो सकता है कि इसके पीछे उसकी कोई दूसरी योजना हो, क्योंकि अगर आप यूक्रेन को रशिया से कंपेयर करोगे सेना बल के आधार पर या हथियार के आधार पर, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। लेकिन यूक्रेन भी हार नहीं मान रहा है और यूक्रेन बोल रहा है हमको पैसे नहीं हथियार दो। पश्चिमी देशों से वो पैसों के बदले हथियार मांग रहा है। दोस्तों, मैंने आपको 1-2 महीने पहले ही एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बोला था रशिया यूक्रेन वॉर से आर्थिक मंदी आ सकती है और उसमें एक वजह बताई थी रशिया यूक्रेन वॉर से तेलों के दाम, कमोडिटी प्राइस सब चीज बढ़ गई है। देखा जाए तो अब वही हालात बने हुए हैं और रिसेंटली श्रीलंका में जो हुआ वो आपको पता ही होगा। श्रीलंका डिफॉल्ट कर गया है। अब देखते हैं ये मसला कब तक जारी रहता है। दोस्तों, माइंट्री के नतीजे आ गए हैं Q4 के। ईयर ऑन ईयर यानी वार्षिक आधार पर बात करें तो इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। क्वार्टर एंड क्वार्टर भी अच्छा प्रदर्शन किया है। साथ ही साथ ₹27 डिविडेंड का ऐलान भी किया है। माइंट्री एक अच्छी कंपनी है, L&T ग्रुप की कंपनी है। जिनको पता नहीं है उनको बता दूं, माइंट्री L&T ग्रुप के अंदर ही आती है। और दोस्तों, कल या परसों को एक खबर आ रही थी कि LTI लार्सन टुब्रो इन्फोटेक और माइंट्री का मर्जर होने वाला है। ये खबरें सुर्खियों में चल रही थी, लेकिन आज L&T के ओर से बयान दिया गया कि ये मर्जर वाली खबरें अफवाह है। L&T ग्रुप ने इसको मर्जर वाली बात को साफ अफवाह बताया है। हो सकता है दोस्तों, क्या पता बाद में इनका मर्जर हो। जैसे आप देख रहे हो कि बड़ी बड़ी कंपनियां आपस में मर्जर कर रही हैं फायदे के लिए, और वैसे भी माइंट्री और LTI सेम ग्रुप की कंपनी है। खैर, अभी तो इन्होंने मर्जर की बात को नकार दिया है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों, HDFC बैंक लिमिटेड जब से मर्जर की खबरें सामने आई है उसके बाद से ही इसमें गिरावट है। जिस दिन मर्जर का अनाउंसमेंट हुआ था उस दिन इसमें तेजी थी, करीब 1600 के आसपास से पहुंच गया था। तब से देखा जाए तो इसमें गिरावट ही जारी है। अब ऐसा क्यों है, इसके पीछे भी वजह है दोस्तों। मैं एक शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ। तो जैसा कि आपको पता है HDFC जो इसकी पेरेंट कंपनी है उसका मर्जर होने वाला है HDFC बैंक में। दोस्तों, HDFC बैंक हो गया, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एशियन पेंट, पीडीलाइट, L&T, रिलायंस और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनमें मौका मिलते ही बड़े बड़े फंड हाउसेस, बोले तो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां, सामान्य भाषा में बोलूं तो जो म्यूचुअल फंड वाली कंपनियां हैं, अगर उनको जब मौका मिलता है तो सबसे ज्यादा इन स्टॉक में वो भर भर के क्वांटिटी उठाते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए म्यूचुअल फंड का भी एक रूल होता है। जैसे सेबी का शेयर होल्डिंग पैटर्न रूल है 75% और 25%, वैसे ही म्यूचुअल फंड का एक रूल है। कोई भी म्यूचुअल फंड हाउसेस 10% से ज्यादा किसी भी एक स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब होगा क्या, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस ने HDFC में भी कम से कम 7-8% की हिस्सेदारी रखी है और वो सेम HDFC में भी उन्होंने 7 से 8% की हिस्सेदारी रखी है। तो जैसे कि आपको ज्ञात है HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक का मर्जर होगा, तो मर्जर होने के बाद ये दोनों एक ही एंटिटी बन जाएंगी, यानी जो इनका जो प्रतिशत है वो बढ़ जाएगा। यानी देखा जाए तो दोनों कंपनियां एक हो जाएंगी। एक होने के बाद इनका प्रतिशत बढ़ जाएगा, यानी 10% से ज्यादा आएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए म्यूचुअल फंड हाउसेस इसमें अपनी अभी हिस्सेदारी कम कर रहे हैं, इसलिए आपको डरने की कोई बात नहीं है। और HDFC बैंक के नतीजे आ गए थे, 16 तारीख को इनके नतीजे आए और HDFC बैंक हर बार शनिवार को ही अपने नतीजे घोषित करते हैं और नतीजे इनके अच्छे ही आए हैं दोस्तों, कोई खराब वाली बात नहीं है। और क्रेडिट कार्ड का जो बैन था पिछले महीने ही इन पर हट गया है। तो अगर आपको मौका मिलता है खरीदारी करने का तो बेशक आप HDFC बैंक को, HDFC लिमिटेड को और HDFC लाइफ को खरीद सकते हैं बगैर कोई शंका के, बगैर किसी डर के। और इसमें हो सकता है आगे और भी गिरावट आए, लेकिन अब इसका डाउन साइड कुछ नीचे है नहीं। तो इसमें गिरावट की जो वजह है दोस्तों वही है म्यूचुअल फंड अभी रूल के अकॉर्डिंग अपनी हिस्सेदारी थोड़ी कम कर रहे हैं। हो सकता है जब इनका मर्जर पूरा होने के बाद तेजी आए। दोस्तों, HDFC लाइफ, इसको भी आप खरीद सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के जो परिणाम है वो अच्छे आने की उम्मीद है। और वैसे भी दोस्तों मैं बहुत बार बता चुका हूँ HDFC
HDFC बैंक, HDFC लाइफ, HDFC लिमिटेड, ये ऐसे शेयर हैं जिनको आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीद कर रख सकते हो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। और वैसे भी आने वाले टाइम में इंश्योरेंस सेक्टर और भी अच्छा प्रदर्शन करेगा। तो जिनके पास भी HDFC लाइफ इंश्योरेंस है, HDFC बैंक है, HDFC लिमिटेड है, होल्ड करें। और जो दोस्तों मर्जर की प्रक्रिया होती है उसमें टाइम लगता है, कम से कम 3 से 6 महीने का टाइम लगता है। दोस्तों टाटा स्टील को लेकर भी खबर आ रही है और ये टाटा स्टील की खबर के बाद मैं आपको इन्फोसिस के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों खबर आ रही है कि ये अगले महीने यानी मई के महीने में ये स्प्लिट दे सकते हैं। इन्होंने इससे संबंधित अपडेट BSE NSE को प्रोवाइड कराया है। आप जाके उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। 3 मई को इनके रिजल्ट आने वाले हैं। हो सकता है स्प्लिट का ऐलान ये उसी दिन करे और ये भी हो सकता है नहीं भी कर सकते हैं। और अब बात करते हैं इन्फोसिस की। दोस्तों आपने गौर किया होगा इन्फोसिस के नतीजे आने के बाद इसमें गिरावट है। 18 तारीख मंडे को इसका स्टॉक क्रैश हुआ था और 2020 के बाद से इन्फोसिस में ये अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। 2020 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट आप इसको बोल सकते हो। तो इसमें गिरावट क्यों आई यही मैं आपको बताऊंगा और हमने क्या इस गिरावट से डरना चाहिए। तो दोस्तों जो इन्फोसिस में गिरावट आई उसकी वजह है उसका रिजल्ट। तो अब आप बोलोगे क्या इन्फोसिस के रिजल्ट इतने खराब आए थे? नहीं दोस्तों, इन्फोसिस के रिजल्ट इतने खराब नहीं आए हैं जितना मार्केट ने उस पर रिएक्ट किया। मैं यहाँ पर रिजल्ट का ओवरव्यू बताने से पहले आपको एक बात बताना चाहूंगा। दोस्तों मार्केट हमेशा जो बड़ी कंपनियां हैं उनसे ज्यादा एक्सपेक्ट करता है रिजल्ट के मामले में, ये मैं आपको बताते आया हूँ। और इनका जो रिजल्ट आया है क्वार्टर एंड क्वार्टर पे गिरावट है, लेकिन ईयर ऑन ईयर आधार पर इन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। ईयर ऑन ईयर बोले तो वार्षिक आधार पर, क्वार्टर एंड क्वार्टर बोले तो तिमाही आधार पर। तो जो तिमाही आधार के इनके नतीजे में गिरावट आई है उसी के कारण इन्फोसिस के शेयर में मुनाफा वसूली हावी हुई। और दोस्तों इन्फोसिस के रिजल्ट मैंने पढ़े हैं, हालांकि मैं उसके ऊपर कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन आपने ये देखना होगा कि उनका जो क्वार्टर एंड क्वार्टर प्रॉफिट है उसमें गिरावट की वजह क्या है। अब हो सकता है दोस्तों इन्फोसिस ने अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए कहीं खर्च किया हो, किसी कंपनी का एक्विजिशन किया हो और इन्होंने बहुत सारे पार्टनरशिप भी कर रखी है बड़ी बड़ी कंपनियों से। तो क्या पता बिजनेस एक्सपेंड या एक्विजिशन करने में या उस पर खर्च हुआ हो जिस कारण इनके प्रॉफिट पर असर पड़ा। और आपने देखना पड़ेगा ये जो गिरावट आई है वो रिजल्ट के कारण आई है। और मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूंगा, अगर वार्षिक आधार पर इन्फोसिस के रिजल्ट को TCS से कंपेयर करें तो इन्फोसिस ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। हालांकि TCS ने क्वार्टर एंड क्वार्टर भी बढ़ोतरी दिखाई है। और आपको ये समझना पड़ेगा इन्फोसिस कंपनी में कोई खराबी नहीं है। अगर इन्फोसिस कंपनी में कोई खराबी भी होती या कोई ऐसी खबर आ रही होती जिसकी वजह से इसका शेयर प्राइस क्रैश होता तो वो अलग बात है। अभी इसका जो शेयर प्राइस क्रैश हुआ है, जो गिरावट इसमें आई है उसकी वजह है बाजार को इनके नतीजे पसंद नहीं आए। और मैं आपको फिर से बताऊंगा दोस्तों बाजार हमेशा उम्मीद से ज्यादा की अपेक्षा रखता है और इसी के कारण 18 तारीख को पूरे IT सेक्टर में गिरावट जारी थी। क्योंकि आप जानते हो TCS तो नंबर 1 IT कंपनी है शेयर मार्केट में भारत की, और दूसरे नंबर की दिग्गज कंपनी कौन सी है? इन्फोसिस। आप इन दोनों को लीडर कंपनी बोल सकते हो, इन्फोसिस भी लीडर है। अगर जो लीडर के नतीजे ही 19-20 आते हैं तो उसका असर उस सेक्टर की बाकी छोटी कंपनियों पर भी पड़ता है। जैसे HDFC बैंक के नतीजे 16 तारीख को आए थे और HDFC बैंक शनिवार को ही अपने नतीजे जारी करता है। उनके नतीजे दोस्तों अच्छे ही आए हैं, तो उसका असर आप देख सकते हो। बैंकिंग सेक्टर के शेयर्स में तेजी थी। तो अब यहाँ पर सवाल आता है जिनके पास भी इन्फोसिस का शेयर है उनको क्या करना चाहिए? उनको इस गिरावट का फायदा उठाना चाहिए। बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता। क्या ये कोई इन्फोसिस का शेयर पहली बार क्रैश हुआ है? अगर कोई मैनेजमेंट से संबंधित कोई बड़ी न्यूज आती, कोई गलत खबर आती तो तब मैं बोलता आपको एग्जिट कर जाओ। और हालांकि इन्फोसिस का मैनेजमेंट बहुत ही तगड़ा मैनेजमेंट में गिना जाता है और 2-3 साल पहले इन्फोसिस में विशल बुलवर की खबर आई थी, झूठे आरोप लगाए थे, तो इसका शेयर तब भी बहुत क्रैश हुआ था। हालांकि अभी स्थिति वैसी नहीं है। अभी जो इसका क्रैश, जो शेयर प्राइस क्रैश हुआ है उसका एकमात्र कारण है इनके नतीजे मार्केट को पसंद नहीं आए। तो जिनके पास भी इन्फोसिस का शेयर है वो चाहे तो इस गिरावट में कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको पहले ही बताना चाहूंगा हो सकता है ये इसे भी नीचे गिर सकता है, यानी गिरावट आगे भी जारी रह सकती है। लेकिन अब उतनी गिरावट नहीं होगी जितनी गिरावट होनी थी वो हो चुकी है। कंपनी में कोई खराबी नहीं है। कंपनी आने वाले टाइम में अच्छा प्रदर्शन ही करने वाली है। और आपको ये भी देखना होगा इन्होंने लगातार 4-5 क्वार्टर यानी 1-1.5 साल से इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। सिर्फ इसने ही नहीं, IT की जितनी भी दिग्गज कंपनियां हैं उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। और बार बार अच्छा प्रदर्शन करना दोस्तों इनके लिए भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहता है। हाँ, अगर ईयर ऑन ईयर वार्षिक आधार पर भी अगर इनके रिजल्ट पे गिरावट होती तो वहां पर सोचने वाली बात होती, फिर भी मैं इसको बेचता नहीं गिरावट में। तो यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा अगर 2-3 मैच में अगर वो 0 पर आउट होते हैं तो क्या उनको पूरी सीरीज से बाहर निकाल देंगे? नहीं दोस्तों। इन्फोसिस भी दिग्गज कंपनी है। TCS हो गया, SL टेक हो गया, विप्रो हो गया, एशियन पेंट हो गया, बहुत सारे नाम हैं जो अपने सेक्टर के लीडर हैं। नंबर 2, नंबर 3 कंपनियां हैं जो अपने अपने सेक्टर
सेक्टर की, उसमें अगर उनके रिजल्ट एक दो बार दोस्तों खराब भी आ जाते हैं तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। लार्ज कैप के साथ आपको यही फायदा मिलेगा, रिजल्ट खराब आने के बावजूद भी आप उसको होल्ड कर सकते हो क्योंकि वो लॉन्ग रन में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक बार और स्पष्ट कर देना चाहूंगा, इनके जो वार्षिक नतीजे हैं यानी ईयर ऑन ईयर के वो अच्छे आए हैं, सिर्फ क्वार्टर एंड क्वार्टर पर थोड़ी सी गिरावट है। तो जिसके पास भी इन्फोसिस का शेयर है वो बेशक होल्ड कर सकते हैं और ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और इन्फोसिस मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा है। HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड, HDFC लाइफ, TCS ये सभी ही मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा है दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।